एज अरीबा नो दैट कि इसने मुझे बताया और आप लोगों को भी बताया कि सर अ सेट ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। सो इसको अगर हम मजीद डिफाइन करना चाहें सॉफ्टवेयर को तो कैसे किया जा सकता है? मतलब आपने सुना होगा ना कि यार मुझे तो अपनी कंपनी के लिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनवाना है, मुझे तो अपनी कंपनी के लिए या मुझे अपने घर के लिए या मुझे अपने दुकान के लिए या मुझे अपने मदरसे के लिए, मुझे अपने स्कूल के लिए, अपने इंस्टीट्यूट के लिए, कहीं के लिए भी एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनवाना है जिसमें मैं ऐसे ऐसे काम कर लूं। सॉफ्टवेयर ही क्यों बनवा रहे हैं? क्योंकि कंप्यूटर में चलाना है, ठीक है। सो अच्छा, फिर इस सॉफ्टवेयर के अंदर टाइप्स भी अवेलेबल हैं। कितनी टाइप्स के सॉफ्टवेयर हैं? 2 टाइप्स के। कौन कौन से? सिस्टम एंड एप्लीकेशन। अब सॉफ्टवेयर बेसिकली आपके कंप्यूटर को चलाने में हेल्प करता है, ठीक है। सपोर्ट करेगा हार्डवेयर और उसके ऊपर रन करवाएगा सॉफ्टवेयर। ये दोनों चीजें मिलेंगी सो आपका कंप्यूटर काम करेगा। अगर इसको मैं एज अ ह्यूमन बॉडी की मिसाल में एड्रेस करने की कोशिश करूं, सो मेरी बॉडी जो है बेसिकली ये इसके जो पार्ट्स हैं दीज आर कॉल्ड हार्डवेयर, ठीक है। ये सारे हार्डवेयर में आ रहा है। और दूसरी चीज कि मेरे अंदर जो मेरी रूह है, जब तक वो है मैं जिंदा हूं, जब वो निकल गई मैं मर जाऊंगा। सो दिस इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। क्या वो किसी को नजर आ रही है? क्या उसको कोई टच कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन उसके होने से क्या हो रहा है? मेरी फंक्शनैलिटी है, मैं काम कर रहा हूं। लेकिन अगर वो निकल गई तो मेरी फंक्शनैलिटी क्या हो जाती है? जीरो, मैं काम नहीं कर सकता। दिस इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। इतना ही इंपॉर्टेंट है ये हमारी कंप्यूटर की बॉडी के लिए जितना कि हमारी बॉडी के लिए हमारी रूह। अच्छा, एक सवाल आप सबसे कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कल मैं बता रहा था, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम्स, जिसमें विंडो की हमने बात की, लिनक्स की बात की, यूनिक्स की बात की, डॉस की बात की, ये सब बेसिकली कंप्यूटर के हार्डवेयर 3 डब्बे को चलाने के लिए काम आ रहे हैं। अभी ये मेरे सामने जो पीसी पड़ा हुआ है या आपके सामने जो पड़े हुए, अगर इनमें से इनकी विंडोज को अनइंस्टॉल कर दिया जाए तो क्या ये चलेंगे आपके पास? ये 3 के डब्बे के बजाय कुछ भी नहीं है, फालतू डब्बा होगा ये, फिर ये कुछ भी वर्किंग परफॉर्म नहीं कर सकता। इसकी भी वर्किंग परफॉर्म करने के लिए इसके अंदर सबसे पहले क्या डाला जाता है? एक सॉफ्टवेयर डाला जा रहा है। उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या दिया हुआ है? ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। हम लोग उसको क्या कहते हैं? यार इसमें विंडो नहीं है, विंडो कर दो, विंडो कर दो। ऑपरेटिंग सिस्टम होता है विंडो, और होता वो भी बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है। अच्छा, अब इसको मजीद सब कैटेगराइज करके आगे ले गए और एक विंडोज के अंदर या एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मजीद आने वाले छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स को पार्टीशन वाइज डिवाइड कर दिया। वैसे तो बहुत सारे, लेकिन जो 2 मेन इसकी सॉफ्टवेयर की जो ब्रांचेस निकल के आगे बढ़ती हैं उनका बताता हूँ। नंबर 1 पे जो आती है, दिस इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर, और सेकेंड वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? और वो सॉफ्टवेयर जो बेसिकली रन करता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के आने वाले पैकेज के साथ, सही है। यानी कि मैंने विंडो करवाई और विंडो के अंदर मुझे कोई गेम खेलना था कि यार मैं कोई गेम खेलूंगा जो मेरे कंप्यूटर के अंदर होगा। अब विंडोज के अंदर बाय डिफॉल्ट 2 से 3 किस्म के गेम्स होते हैं, पता नहीं 8, 9, 10 में होते हैं नहीं होते, लेकिन विंडो 7 के अंदर होते हैं, ठीक है। विंडो 8 या 10 का नहीं पता मुझे, मैंने पर्सनली इतना ज़्यादा नहीं यूज़ की गेमिंग वगैरह साइड पे, लेकिन विंडो 7 के अंदर 2-3 गेमें होती हैं। एक तो वो ताज वाली होती है, पत्तों वाली, ठीक है, एक चेस की होती है, और इस तरीके की 1-2 गेम्स और भी होती हैं बच्चों वाली। सो अब मुझे अगर गेम खेलने का मूड था और मैं चला गया, मैंने अपने विंडो 7 लेट सपोज एक अभी मरियम ने एक नए पीसी की विंडो करवाई है और मैंने उसमें गेम खेल लिया। मैं चला गया, मैं बैठ गया, मैंने गेम खेलना शुरू की।
जो गेम उसके अंदर पहले से प्री इंस्टॉल्ड आया था विंडोज के जरिए से, वो गेम बेसिकली क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कौन सा है? अब आप बोलेंगे सर वो तो गेम है, सॉफ्टवेयर थोड़ी है। आपकी इस क्यूरी को भी दूर करते हुए मैं बता दूं कि एनी काइंड ऑफ गेम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। गेम भी सॉफ्टवेयर का एक अपडेटेड वर्जन है, एक अलग सा वर्जन है। नॉर्मल सॉफ्टवेयर के अंदर आप क्लिक श्लिक करके काम करते रहते हैं, गेम के अंदर आपको टास्क परफॉर्म करने होते हैं। आप टास्क करते जा रहे हैं और वो बनाया इस तरीके से गया है कि लगता है ऐसे कि यार ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, लेकिन उसको नाम दिया है बनाने के बाद गेम। ठीक है, सॉफ्टवेयर की वैसे फिर दोबारा बहुत सारी मिसालें, लेकिन दो में से एक मैंने आपको बताई खोल के। कौन सी वाली? सिस्टम सॉफ्टवेयर की। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताऊं, जब उसी विंडो के अंदर मैंने कुछ चीजें डाउनलोड की और उसको यूज करने के बाद मैंने डिलीट कर दिया, और अब मुझे जरूरत पड़ी कि यार नहीं, वो तो डिलीट तो कर दी थी लेकिन मुझे दोबारा चाहिए, तो मैं कहां जाऊंगा? डेस्कटॉप पे कहां पर पड़ी हुई होंगी वो चीजें मेरे पास जो मैं डिलीट कर देता हूं? रिसाइकल बिन के अंदर। मैं रिसाइकल बिन में चला गया, मैंने वहां से वही चीजें दोबारा से डाउनलोड कर ली अपने पास या रीस्टोर कर ली, तो दोबारा मेरे पास आ जाएंगी। तो अब जिस सॉफ्टवेयर का मैंने रिसाइकलिंग के लिए यूज किया, वो सॉफ्टवेयर भी बेसिकली क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है, क्योंकि किसके अंदर मिलता है? पहले से विंडोज के अंदर। ठीक है, हर वो सॉफ्टवेयर जो कि ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम के पैकेज में आपको पहले से प्री इंस्टॉल्ड मिलता है, वो सारे के सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं। ठीक है, कोई एक मिसाल आपकी तरफ से मुझे सिस्टम सॉफ्टवेयर की पता लग जाए, एक मिसाल और, तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। गैलरी तो मोबाइल में होती है, कंप्यूटर में क्या होता है? फाइल्स। क्या? कुछ और बता दें। गूगल क्रोम नहीं, डाउनलोड करना पड़ता है। हाँ, गूगल से मिलता जुलता एक ऑलरेडी विंडोज के अंदर आ जाता है खुद ब खुद, वो पहले से डाल दिया गया है। कौन सा ब्राउजर? क्रोम तो नहीं, क्रोम को तो हम खुद करते होते हैं ना। इंटरनेट माइक्रोसॉफ्ट वाला, शाबाश, बिल्कुल ऐसे ही है, माइक्रोसॉफ्ट वाला इंटरनेट होता है। ठीक है, वो पहले से आ जाता है अंदर, लेकिन वो पहले से क्यों आ रहा है? क्योंकि उसको किसमें रखा हुआ था? सॉफ्टवेयर के अंदर पहले से रखा हुआ था। कौन से वाले? ऑपरेटिंग सिस्टम के सॉफ्टवेयर में। ठीक है, अच्छा, एक और चीज, अब जरा निकल आओ सिस्टम से, अब आ जाओ एप्लीकेशन की जानिब। एप्लीकेशन का क्या होता है? हाँ, जो हमें डाउनलोड करना पड़े खुद से, दिस इज कॉल्ड एप्लीकेशन। देखो, अब मैंने कंप्यूटर का इस्तेमाल करना सीख लिया, मुझे आ गया, और अब मुझे किसी ने मशवरा दिया कि यार तुम ऐसा करो, तुम ग्राफिक डिजाइनिंग सीख लो, तुम एडोब फोटोशॉप सीखो। मैंने कहा अच्छा, मैं सीख लेता हूँ भाई। मैं गया फटाफट से अपने कंप्यूटर पे बैठा और मैंने चेक किया जगह जगह, कंप्यूटर में तो मुझे कहीं पे भी एडोब फोटोशॉप नहीं मिला। मैंने तो पूरा छान मारा, A to Z नहीं अवेलेबल। इसका मतलब ये जो एडोब फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर है, क्या ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के पैकेज में अवेलेबल होता है? नहीं होता। मैं गया दोबारा, मैंने उसको कहा यार एडोब फोटोशॉप तो नहीं है मेरे पास। उसने कहा यार तुम MS वर्ड सीख लो। मैं गया, मैंने MS वर्ड को ढूंढा, वो भी नहीं मिला। फिर मैं दोबारा उसके पास गया, मैंने कहा वो भी नहीं है। तो क्या MS वर्ड भी इसके अंदर अवेलेबल होता है पहले से ऑपरेटिंग सिस्टम में? नहीं। तो जितने भी ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि हमें हमारी जरूरत के मुताबिक एट द टाइम ऑफ द यूजिंग हमें डाउनलोड या इंस्टॉल करने पड़ते हैं, वो तमाम के तमाम एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर्स क्या कहलाते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या कहलाते हैं? हाँ, अपनी मर्जी के मुताबिक हर उस सॉफ्टवेयर को आप जब
अपने पास डाउनलोड या इंस्टॉल करेंगे जो कि आपकी मर्जी के मुताबिक, आपकी डिमांड के मुताबिक आपको वर्किंग प्रोवाइड करेगा, वो तमाम के तमाम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के जुमरे में आएंगे। ठीक है, इसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की ही शाख से आगे निकलकर जब हम एक पैकेज सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, पैकेज सॉफ्टवेयर क्या होता है? पैकेज सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि एक सॉफ्टवेयर पोर्टल के अंदर आपको छोटे छोटे कई सारे सॉफ्टवेयर मिलते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का या बल्कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इसकी एक बेहतरीन मिसाल है। इस एक ऑफिस के पैकेज के अंदर आपको छोटे छोटे कई सारे ऑफिस के सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं। लेट्स सपोज MS वर्ड है, पावर पॉइंट है, एक्सेल है, एक्सिस है, ऑन नोट है, पब्लिशर है, ठीक है, और मेल है, 2-3 तरह के इस तरीके के और भी हैं। ठीक है, तो ये इतने सारे सॉफ्टवेयर्स आपको एक ही पैकेज के अंदर मिल जाता है जिसको माइक्रोसॉफ्ट नामी कंपनी ने बनाया था। ठीक है, और ये जो सॉफ्टवेयर अभी हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं MS ऑफिस का, ये कौन सा सॉफ्टवेयर है? सिस्टम या एप्लीकेशन? एप्लीकेशन क्यों भाई, सिस्टम क्यों नहीं? ये लेकिन ये तो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया हुआ है, फिर क्यों? विंडोज में नहीं है भाई, माइक्रोसॉफ्ट ने तो बनाया होगा लेकिन विंडोज के अंदर नहीं रखा गया, तो उस वजह से इसको अलग से एक पैकेज सॉफ्टवेयर बना के दिया गया है जो कि हम अपनी जरूरत के मुताबिक इंस्टॉल कर रहे हैं और उसके ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को इंस्टॉल कैसे करना है या आपको इसको डाउनलोड कैसे करना है? इंस्टॉलेशन प्रोसेस तो बहुत आसान है, सिंपल पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा ओके कंटिन्यू क्लिक, डाउनलोड इंस्टॉल, इन बटन्स के ऊपर क्लिक करते रहना है, हो जाएगा इंस्टॉल, इसका इशू नहीं है। हाँ, डाउनलोड करने का तरीका जरा सा मुश्किल है। ठीक है, अब आप में से काफी सारे बच्चों के पास MS वर्ड या MS ऑफिस का सेटअप नहीं होगा। ठीक है, सो उसके लिए दो आपके पास मैं आपको दे दूंगा तरीकेकार। एक तो अगर आपके पास घर में लैपटॉप या कंप्यूटर भी है और इंटरनेट भी है तो फिर आप डाउनलोड करेंगे, और दूसरी चीज कि अगर आपके पास ये दोनों चीजें नहीं है या इनमें से एक चीज है, लैपटॉप है और इंटरनेट नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप किसी भी एक अच्छी शॉप से जाकर DVD खरीद लेंगे जिसके अंदर आपके पास उस ईयर का यानी कि 2019 तक का या 16 वाला MS वर्ड MS ऑफिस का सेटअप आप वहां से ले लीजिएगा, वो CD के अंदर आपको मिल जाएगा। ख्याल में 100 रुपए तक की होगी ना, हार्डली 170-80 रुपए में मिल जाएगी आपको। अब डाउनलोडिंग वाला जो प्रोसीजर है उसके लिए इंशाल्लाह एक वीडियो का लिंक मैं आपको आपके ग्रुप में दे दूंगा फ्रॉम बॉयज एंड गर्ल्स, आप वहां से उसको देखिएगा, फिर वो आपको डाउनलोड करने के तरीका बता रहे होंगे, वैसे ही आपने सेम वही प्रोसीजर फॉलो करके MS ऑफिस का सेटअप डाउनलोड कर लेना अपने पास। अच्छा, अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ MS ऑफिस की। MS ऑफिस की हिस्ट्री क्या है और MS ऑफिस कब आया, अब ये देखते हैं। सबसे पहले जी हिस्ट्री ऑफ MS ऑफिस, पहला ऑफिस जो है वो बनाया गया था ऑफिस 2.0 के नाम से। ठीक है, और इसका जो ईयर था, जिस साल में ये बना, वो साल था 1992। तो MS ऑफिस पहली मर्तबा कब बना? 1992। ये अब आपको पता लग गया। किस विंडो पे रनिंग कर रहा था ये? विंडोज 95। अब आप बोलेंगे सर विंडो 95 पे कैसे, जब वो 92 में आया? सो 91 में विंडोज 95 बनाई गई थी, उसका नाम 95 रखा गया था। ठीक है, सो अब ये आगे थोड़ा सा इस तरह ऊपर नीचे होते रहेंगे साल, तो टेंशन नहीं लेना, ये विंडोज उस वक्त के दौर में यही चल रही थी और इसके ऊपर ही काम कर रहा है। ओके, ऑफिस 95। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात कि हमारे पास हमारा MS वर्ड और हमारी विंडोज दोनों एक ही कंपनी की बनाई गई है, माइक्रोसॉफ्ट नाम की कंपनी की, जो कि बिल गेट्स नामी शख्स ऑन करते हैं। और आई थिंक दैट कि अभी से 1-8 साल पहले तक के स्टैट्स के मुताबिक वो दुनिया का सबसे अमीर तरीन शख्स था। ठीक है, और अब किसी ने रैंकिंग ले ली है। पता है आप सबको अब फिलहाल कौन चल रहा है? इलॉन मस्क हो गया शायद, हाँ मुझे भी यही लग रहा है। टेस्ला की वजह से ना इलॉन मस्क जो है वो अब पहला अमीर तरीन शख्स बन चुका है, और बिल गेट्स अब इसके शेयर्स गिर गए माइक्रोसॉफ्ट के, तो ये दूसरे नंबर पे आ गया। और एक वक्त में बल्कि चौथे 5वें पे चला गया, इतना नीचे आ गया।
सो एक वक्त था कि इसने राज किया है दुनिया पे, ठीक है, अपनी इन्हीं प्रोडक्ट्स को लॉन्च करके आईटी की दुनिया में इतना नाम बनाया कि राज किया इसने। और अब देखें कहाँ चला गया। उसके बाद जी 2.0 के बाद ऑफिस का 95 वर्जन आया, ठीक है। 95 वर्जन के अंदर बनाया गया सन 1995 में, 1995 के अंदर 95 का वर्जन बनाया गया एमएस ऑफिस का। हाँ, अब 2.0 और 95 में क्या फर्क होना चाहिए? सिर्फ सालों का फर्क होना चाहिए। फिर अपडेट्स का फर्क होगा, जाहिर बात है। बहुत सारी चीजें उसमें जो 2.0 में ना हो इसके अंदर होनी चाहिए, और लाजमी बात है होंगी भी। सो अब अपडेट करके 95 दे दिया गया। रनिंग किस पे कर रहा था ये? विंडोज NT 4.0 1996। विंडोज ने हमेशा से एक चाल खेली थी, उन्होंने एक साल पहले ही अगले साल की विंडो बना ली, यानी कि विंडोज 95 नाम रखा और वो 94 में बन चुकी है। इस तरीके से जो ना काम हुआ है। ऑफिस 97, उसके बाद आया 97, 2.0 आया 1992 में, फिर 95 आया 95 में, फिर 97 आया 1997 में, ठीक है। रनिंग ऑन विंडोज 98, ये 98 पे रन करता था, विंडोज 98 पे। ऑफिस 2000, फिर उसके बाद ऑफिस 2000 आया। अब ऑफिस 2000 रनिंग करता था विंडोज 2000 के ऊपर, ठीक है। ये सारी वो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है जो कि मैंने इसी वेबसाइट से उठाई थी, माइक्रोसॉफ्ट की अपनी वेबसाइट पे ही मैंने सर्चिंग की थी, काफी ज्यादा रिसर्च की थी, और उसके बाद मुझे इनके पहले वर्जन से लेके लास्ट वर्जन तक की तमाम डिटेल्स का पता लगा था, ठीक है। सो ये सारे ओरिजिनल स्टैट्स हैं। आगे जी, ऑफिस 2000 के बाद ऑफिस XP आया। जिस तरह विंडोज XP ने अरसे तक कंप्यूटर्स पे राज किया, नफीसा आपने शायद विंडोज XP चलाई हो, काफी अरसे तक चली थी ये। और पाकिस्तान में देखा जाए तो 2000 बल्कि 2000 से लेके 2010-12 तक विंडोज XP काफी चली है। उसके बाद फिर विंडोज 7 ने आना शुरू कर दिया था, और 2017-16 तक विंडोज 7 चली है, और 16-17 के बाद से अब जो है वो विंडो 8 और 10 पे शिफ्ट हो चुके हैं सारे। विंडो 11 भी मेरे ख्याल में आ चुकी है ना सर, विंडो 11 भी चल रही है अब तो। सो विंडो XP 2001 में ऑफिस XP को लॉन्च किया गया, जो कि रनिंग करता था विंडोज ME 2000 पर, ठीक है। देन उसके बाद ऑफिस का 2003 का वर्जन लाया गया सामने, जो कि रन करता था रनिंग ऑन विंडोज ME 2000 पर। उसी सेम विंडो पे 2001 भी काम कर रहा था XP का, और 2003 भी काम कर रहा था। देन उसके बाद आया जी ऑफिस 2007, ठीक है, और इस 7 ने रनिंग करना शुरू की विंडोज विस्टा 2006 वाले पे, ठीक है। और 2007 का जो वर्जन था MS ऑफिस का, ये एक बड़ा जो है ना वो स्लग सा वर्जन था। बहुत टाइम तक इसने जो है ना अपनी वर्थ बना के रखी है। मैं अगर अपना बताऊं तो वैसे तो 2007 में आया ये, 7 में इसकी लॉन्च हुआ, और पाकिस्तान में हो सकता है कि 2008 तक बिल्कुल आम फहम हो गया हो। सो अगर 8 से भी देखा जाए या 9 से भी अंदाजा लगाया जाए तो 2019 में मैंने अपनी जॉब ज्वाइन की थी, और गवर्नमेंट सेक्टर में वहां पर उस वक्त भी मैं यही 2007 का यूज होते हुए देख रहा था। और फिर उसके बाद 2020 में मेरे ख्याल में यहाँ पर थोड़ा सा जो है ना वो चेंजिंग वगैरह आई, फिर 13 आया, और अब 16 और 19 पे काम हो रहा है। सो 7 ने जो है वो इतने अरसे तक जो है ना पूरी मार्केट में अपना दबदबा कायम रखा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्ट ऑफ द पीपल 2007 के वर्जन को यूज करते थे, क्योंकि ये चलाने में आसान भी था। ऐसा भी नहीं था कि बीच में जितने भी साल गुजरे MS ऑफिस का कोई नया वर्जन आया ही नहीं, लेकिन पाकिस्तान में इसको एडॉप्ट नहीं किया गया, लोग जानबूझ के वही चलाते गए, क्यों? आसान था। लेकिन उसके बाद भी जो वर्जन आए, वो वर्जन अब जब लोग चला रहे हैं तो उनको मुश्किल आ रही है, क्योंकि डायरेक्ट अगर वो 7 से 19 पे आ रहे हैं, जाहिर बात इशू तो बनेगा, ठीक है। क्योंकि जब भी कोई सॉफ्टवेयर चेंज करता है अपने आप को, सो वो दो चीजों के साथ चेंज करेगा। एक तो वो अपने लेआउट के जरिए से, कि उसका दिखने का लेआउट अलग हो जाएगा। हो सकता है मरियम 10 साल में जिस तरह दिखती थी 20 साल की होने पे वो वैसी ना दिखे, हो सकता है क्या, बल्कि कंफर्म होगी ये बात तो ऐसी है ना। हाँ, ये भी हो सकता है कि एक तो वो दिखने वाली बात हो गई, और दूसरी बात ये कि
पहले वो सॉफ्टवेयर 10 साल की उम्र में मरियम जो काम करती थी, जो हरकतें करती थी, हो सकता है 20 साल की उम्र में वो ना करती हो, अब वो मैच्योर हो गई हो। सो ये दोनों चीजें फैक्टर इन होंगी, ठीक है। मरियम की मिसाल में देता हूँ, कोई मरियम तो नहीं बैठी हुई आप में से, बुरा नहीं मानना। सो मरियम की मिसालें आती रहेंगी, क्योंकि अब वो समझा करो। अच्छा, तो ये दोनों चीजें फैक्टर इन हो रही हैं। एक तो उसकी नई आने वाली अपडेट कि भाई उसमें और कौन कौन से काम आएंगे या कौन कौन से काम आ चुके हैं, ये बताया जाएगा, ठीक है, नई अपडेट के अंदर। तो दूसरी बात ये कि उसका लेआउट चेंज होगा, कि पहले कैसे नजर आता था, अब कैसे नजर आ रहा है, चेंज करके आएगा, ठीक है। सो 2007, उसके बाद ऑफिस का 2010 का वर्जन आया। 2010 का वर्जन भी MS ऑफिस 2007 के वर्जन के कम होने के या फिर उसी के साथ साथ यूज होने वाला एक वर्जन बना, जो कि 2015 से लेकर 2014 से लेकर 2019 तक पाकिस्तान में काफी यूज हुआ। 2007 के साथ साथ 10 भी इन सालों में काफी ज्यादा यूज हुआ, ठीक है। लोग शिफ्ट हुए इसके ऊपर भी। और मैंने पर्सनली जब पढ़ाना शुरू किया था स्टार्ट में, सो मैंने पहली क्लास जो ली थी कंप्यूटर की वो ली थी 2007 पे, और उसके बाद का जो बैच था उसकी क्लास मैंने ली थी 2010 पे। और फिर उसके बाद आज तो अब तो 19 वाली बात चल रही है, अब आगे बढ़ गया। उसके बाद आया जी 10 के बाद 13, ठीक है। 11 नहीं आया, 12 नहीं आया, 13 का आया। 13 किस पे रन करता था जी? रनिंग ऑन विंडोज 8.1, जो कि 2013 में बनी थी। 2013 में MS वर्ड भी बनाया गया नया वाला, MS ऑफिस भी बनाया गया, जिसको 2013 के वर्जन का नाम दिया गया। अच्छा, एक इसके अंदर बड़ी आम खास बात है कि जो भी MS ऑफिस का वर्जन है उसको उसी साल के साथ उसके नाम में जोड़ दिया गया। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई 1995 में MS ऑफिस का नाम बताओ, तो आप बोलेंगे सर ऑफिस 95। मैं बोलूंगा 2016 में जो MS ऑफिस आया उसका नाम बताओ, आप बोलेंगे सर ऑफिस 2016। तो इस तरीके से ये इसके नाम भी है। तो ऑफिस 13, उसके बाद आया ऑफिस 16, रनिंग ऑन विंडोज एनिवर्सरी अपडेट 2016। ये इस रनिंग विंडोज 8 की एनिवर्सरी अपडेट पे काम करता था, जो कि 2016 में की गई, और 16 में ही ये सॉफ्टवेयर भी बनाया गया। उसके बाद आया जी 2019 का ऑफिस 2019, रनिंग ऑन विंडोज 10 विद अक्टूबर 2018 अपडेट, ठीक है। उसके बाद आया जी ऑफिस 365, ये 2021 में बनाया गया आफ्टर पेंडेमिक, ठीक है। बीच में जो 2020 वाला साल गुजरा था और 21 का कुछ अरसा गुजरा था जो कि पेंडेमिक का था, उसमें बिल गेट्स को काफ़ी नुकसान हुआ, ठीक है। उसकी कंपनी के शेयर्स काफ़ी गिर गए, और फिर उसने ये सोचा कि यार हो सकता था कि कंपनी बंद करने की नौबत आ जाती। सो उसने कंपनी बंद होने के डर से एक आखिरी सॉफ्टवेयर बनाया जिसका उसने नाम रखा 365। कि यार मेरे हिसाब से अब इसके अंदर तकरीबन ऑफिस में यूज़ होने वाली हर चीज़ ही डाल दी गई है, सो अब इसको 2021 22 नहीं बनाओ, बल्कि इसको क्या बना दो 365। तो उस फिर नाम रखा 3। तो अब जो लेटेस्ट MS ऑफिस का वर्जन हमारे पास मिलेगा वो कौन सा है? 365, ठीक है। और इट इज़ मच सिमिलर टू 2019, ठीक है। लेकिन 365 के अंदर ऑनलाइन ऑप्शंस कुछ ज़्यादा है, और 2019 के अंदर ऑनलाइन ऑप्शंस थोड़े बहुत कम है, ठीक है। ये जस्ट फर्क है इनके अंदर। उसके बाद जी 2016, 2019 एंड 365। सो 365 के ऊपर आके यहाँ ब्रेक लग गया, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी बंद नहीं हुई, और मे भी हो सकता है कि अब वो किसी और सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हों, और हो सकता है कि मे बी इन फ्यूचर हमें MS ऑफिस की तरफ से एक न्यू सॉफ्टवेयर लॉन्च देखने को मिले, ठीक है। लेकिन अब तक के लिए हमारे पास सबसे जो इन्हांस्ड सॉफ्टवेयर है MS ऑफिस की हिस्ट्री में, वो कौन सा है? 365। एक शॉर्ट रिव्यू ले लें दोबारा से, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा इस मतलब, आप बताएंगे। ऑफिस बोलते रहो।
याद कर लो, मैं टेस्ट लेने वाला हूँ अभी, 5 मिनट है। हाँ हाँ, आई एम सीरियस, सच कह रहा हूँ, मैं टेस्ट लेने वाला हूँ। और आपके पास 5 मिनट है। स्लाइड 1 को डिस्प्ले करूंगा 3 मिनट के लिए, स्लाइड 2 को डिस्प्ले करूंगा 2 मिनट के लिए, और जिसको भी बीच में से रैंडमली खड़ा करूंगा वो मुझे शुरू से लेके आखिर तक इसकी हिस्ट्री के तमाम साल बताएगा। जल्दी कह रहे हैं, शाबाश। 3 मिनट का टाइम स्टार्ट हो गया अब।
क्लास में कार्ड किसके पास नहीं है? कार्ड सबके पास है कार्ड? एक स्टूडेंट ने कार्ड स्कैन नहीं किया। Who's that? कर दिया? कोई ऐसा स्टूडेंट जिनके पास कार्ड नहीं लाया, वो कार्ड नहीं लाया? No one? जी साइमल साइमल 2013 के बाद से बताओ एमएस वर्ड का कौन सा वर्जन और कब आया और कैसे आया? भले रनिंग विंडोज के बारे में ना बताओ, सिर्फ ये बता दो 13 आया, फिर उसके बाद कौन सा आया, फिर कौन सा आया, फिर कौन सा आया? 13 के बाद 19 आया, 13 के बाद 19 आया, 16 कौन बता रहा था? चुप। हाँ, और फिर उसके बाद 16 और 22 2022। चलो बैठ जाओ। वो लड़की जो कंप्यूटर के पीछे छुप रही है, हाँ आप, क्या नाम है? जी 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 मिस ग्लासेस, आप ही, आप क्या नाम है आपका? हाँ हाँ
आयशा, आयशा प्लीज स्टैंड अप। आयशा ये बताओ कि MS ऑफिस का सबसे पहला वर्जन कौन सा था? मैं तो बोल के गया था, मैं तो बल्कि मेरे ख्याल में 2-3 मिनट दिए थे, मैं 10 मिनट में नमाज पढ़ के आया हूँ, इतना लेट भी हो गया हूँ, अब तक तो हो जाना चाहिए था। कुछ भी याद नहीं है दोनों में से, ऐसे तो नहीं चलेगा भाई। तो जब मैंने बताया था फिर उस वक्त क्या ध्यान कहाँ था? बैठ जाओ, लेकिन ये नेक्स्ट टाइम ही हो। मुनीजा शेख, मुनीजा ये बताओ कि पहला कौन सा था? उसके बाद बस 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 उसके बाद रनिंग शनिंग को छोड़ो। टू 2000 आया था, बैठ जाओ। हाफिज साहब 2000 के बाद कौन से आए? 2000 तक इन्होंने बता दिया ना, 2000 के बाद से बताओ। 2001 नहीं आया, फिर 3 आया, और फिर चलो ठीक है बैठ जाओ। फवाद, फवाद ना, फवाद खड़े हो जाओ। फवाद ये बताओ 2007 के बाद से कौन कौन से हैं? 13, ओके। 16, ओके। 21, शाबाश बैठ जाओ, बेहतरीन। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? अच्छा, बजरंगी भाईजान स्टैंड अप। क्या नाम है आपका? अनस, अनस कैसे हो, ठीक हो? अनस ये बताओ कि 2015 में कौन सा वर्जन आया था MS ऑफिस का? 15 में आया था? 15 में आया था या नहीं? नहीं आया था, नहीं आया था, 15 में नहीं आया था। नहीं आया था, मैं यही तो कह रहा हूं, नहीं आया था। फिर किस सन में आया था? 16 में, बैठ जाओ, सही है। साइमल के आगे जो बैठी हुई है जी, यू, क्या नाम है आपका? मोमिना। मोमिना ये बताओ कि 2021 के बाद कौन सा वर्जन आया? कोई भी नहीं आया। 2021 में आया, उसका क्या नाम है? 355, 365, ओके ठीक है। बैठ जाए, थैंक यू। आप, नाम क्या है आपका? नुमान, उमर, ओके। उमर ये बताओ कि सबसे पहला वाला वर्जन कौन सा था? 1995 का, 92 का। तीसरा वर्जन कौन सा था दूसरे को छोड़ के? का 2001 का। नाइन्टी 98 था ना? देखो मैं भी गलत हूं, 97 था।
बैठ जाओ। जी मेरे जॉन इलिया, आप बताओ। स्टैंड अप। नाम क्या है आपका? कैफ। कैफ मतलब क्या है आपके नाम का? नहीं पता? कल पता करके आओगे? कल नहीं आना फिर तो अगले अगले बुध को आना। सही। कैफ ये बताओ कि सीधे होके खड़े हो ना, ऐसे प्रॉपर वीआईपी करके खड़े होते हैं स्वाद के सामने, ठीक है, कॉन्फिडेंस में। मुझे ये बताओ कि आखिरी वर्जन कौन सा है 2021? नाम क्या है उसका? 365 है। ओके। 2021 से 4 साल पहले कौन सा वर्जन आया था? यानी 2018 में कौन सा वर्जन आया था? नहीं आया था? नहीं आया था? ये क्या बात हुई? अभी तो मैंने बताया था नहीं आया था। बैठ जाओ, बाकी अजान के बाद। नहीं नहीं भाई, ऐसी चीजें जो लेट हो जाए तो अपनी इस दौर से गुजर रहे हो। भाई नमाज यहीं पे पढ़नी है आज अंदर, ठीक है, यहीं एलवे में। जिसको जाना है वजू बनाओ फटाफट, यहीं पे जमात जमात करवा लो। मस्जिद जाने की इजाज़त मैनेजमेंट नहीं दे रही, बहुत देर से आते हो फिर आप लोग। यहीं पे पढ़नी है नमाज, यहीं पे, यहाँ पे पढ़ लो। जाओ 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 भाई, नमाज वाले जाओ। इधर ये पीछे एलवे में, यहाँ पर। अच्छा गर्ल्स, दरवाजा ये वाला बंद कर दीजिएगा ताकि आप सब अपना यही प्राइवेट नमाज पढ़ ले। दो बातें पूछो। कौन सा टेस्ट? टेस्ट लिखना है? नाम?
अच्छा गाइस, एक और खुशखबरी आप लोगों को सुनानी थी, और वो ये थी कि जैसे जैसे हम कोर्स में आगे बढ़ते रहेंगे तो आपका मेरे साथ और आपके अपने क्लासमेट्स के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन हुआ करेगा। उसका मतलब ये है कि जिस तरीके से मैं आपको टीच करता हूँ आपके टॉपिक्स के हवाले से, एक एक कोई ना कोई टॉपिक आपको भी दिया जाएगा और आपने गिवन टाइम के अंदर यहाँ सामने आकर उस पर टीचिंग करनी होगी, उसको समझाना होगा। ठीक है, सो माशाल्लाह से मेरी क्लास का हर नौजवान पुरज़म है इस काम के लिए, और मुझे यकीन भी है कि आप आएंगे। और बुरी बात, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जो नहीं आएगा वो अपने कीमती नंबर्स को लूज करेगा। ठीक है, इसके बकायदा इस प्रेजेंटेशन 2 मरतबा मैं कंडक्ट करवाऊंगा मॉड्यूल 1 में। एक मरतबा मैं आपकी प्रेजेंटेशन तब लूँगा जब मैं MS वर्ड को आधे से ज़्यादा डील कर चुके होंगे। नेक्स्ट टाइम मैं प्रेजेंटेशन तब लूँगा जब हम पावर पॉइंट को पढ़ रहे होंगे। तो ये 2 प्रेजेंटेशन मैं आपसे ड्यूरिंग मॉड्यूल 1 लूँगा, और उसके बाद फिर मॉड्यूल 1 के इख्तिताम पर तो मैंने लेनी ही लेनी है। फिर तो इंस्टीट्यूट की तरफ से जो है वो करिकुलम का हिस्सा होगी वो असेसमेंट में, वो तो लूँगा मैं। तो ये 2 भी लूँगा और इनके बाकायदा नंबर्स आपके पास ऐड होंगे। ठीक है, वहाँ पर, और इन्हीं की बिहाफ पे आप सेकेंड मॉड्यूल में जाएंगे। तो आपका ये जो कोर्स है बेसिकली जिसमें आप बैठ चुके हैं, ये 3 महीने का है। ये कर लिया तो अगले 3 महीने बैठेंगे, अदरवाइज टाटा। ठीक है, सो इस पर ज़रा तवज्जो दीजिएगा, और सामने हर एक को आना होगा, और मैं जानबूझ के लाऊंगा भी, जो नहीं आएगा उसको तो और ज़्यादा लाऊंगा। पहचान तो गए होंगे आप मुझे, ज़रा टेढ़ी तरबियत का हूँ मैं। सो ज़रा आपको उस पर का वर्किंग करनी होगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह अच्छे नतीजे आएंगे। ठीक है, डरना वरना नहीं है। आप लोग देखो अभी कितने तेज़ हो सारे, मैं आप लोग के सामने खड़ा हुआ हूँ ना, कितना मासूम हूँ मैं, फिर भी खड़ा हूँ। बीमार भी हूँ अभी तो फ़िलहाल, तो फिर भी खड़ा हूँ। सो इंशाल्लाह आप सब भी ऐसे ही सामने आइएगा और छा जाइएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं कोर्स के क्लास के अगले सेशन की जानिब। थोड़ी देर पहले नमाज का ब्रेक आ गया था और मैं एक टेस्ट कंडक्ट कर रहा था, वर्बल टेस्ट, जो कि बीच में ही रुक गया, और फिलहाल मैं उसको वहीं पे रोक देता हूँ। बाकी का सेशन इंशाल्लाह अकॉर्डिंग टू मूड होगा, जब मेरा मूड होगा तो मैं शुरू कर दूंगा वहीं से। अभी के लिए जी एक और चीज़ आपको जो बतानी है, विच इज़ सॉफ्टवेयर इंक्लूड इन MS ऑफिस। MS ऑफिस के अंदर कौन कौन से सॉफ्टवेयर और आते हैं, अब इसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, जी, तो सबसे पहला सॉफ्टवेयर जो हम MS ऑफिस के अंदर देखते हैं और हम डील करने वाले हैं, विच इज कॉल्ड वर्ड। ठीक है, वर्ड क्या है? वर्ड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर टाइपोग्राफिकल वर्किंग की जाती है। टाइपिंग के रिगार्डिंग, लिखत पढ़त के रिगार्डिंग जितना भी काम है, लिखत पढ़त के टाइपिंग के रिगार्डिंग जितना भी काम है, वो सारा का सारा जनाबे वाला किस पे हो रहा है? MS वर्ड पे। ठीक है, और अगली चीज एक्सेल, MS एक्सेल। एक्सेल वो सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का बनाया हुआ, जिसमें आपको तमाम के तमाम काम के लिए टेबल्स प्रोवाइड है। ठीक है, टेबल सॉफ्टवेयर है एक्सेल बेसिकली, और ज़्यादातर सपोर्टिव है न्यूमेरिकल वर्किंग के लिए। ठीक है, जब आप टाइपोग्राफिकल वर्किंग से हटकर काम करते हैं मैथमेटिक्स की डोमेन में, तो फिर वहाँ पर आपके पास जो सबसे कन्वीनियंट सॉफ्टवेयर अवेलेबल होगा, विच इज़ कॉल्ड एक्सेल। ठीक है, जिसको एक्सेल कहते हैं। देन उसके बाद जी पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट का पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट बेसिकली एक प्रेजेंटेशन बनाने का सॉफ्टवेयर है, और बेहतरीन किस्म की एनहांस्ड ऑप्शन के साथ आपको प्रेजेंटेशन बनाने के मौके फराहम करेगा। और छोटा सॉफ्टवेयर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो 1 से 1.5 घंटे में पूरा पावर पॉइंट आपको सिखा दूँ, अगर हम MS वर्ड पूरा पढ़ लेते हैं, और इंशाल्लाह ऐसा होगा भी। 1 घंटे के अंदर मास्टर क्लास दूंगा और पूरा पावर पॉइंट कवर हो जाएगा, तो वो इंशाल्लाह आगे चल के करेंगे। तो पावर पॉइंट बेसिकली किस काम का है? प्रेजेंटेशन बनाने के। और प्रेजेंटेशन कहाँ कहाँ पे बना सकते हैं आप?
कैनवा पे भी बना सकते हैं, आपने बनाई भी है, ठीक है। आगे सॉरी, उसके बाद ऑन नोट, इसको लोग वन नोट भी कहते हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट की टर्म के अंदर इसको ऑन नोट कहा जाता है। ऑन नोट बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट का वो सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर नोट्स बनाए जाते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स नहीं बना सकते, इस पे नोट्स बनाते हैं, तो उस वजह से इसको ऑन नोट कहते हैं। नोट्स जो है वो अपने लिए इंसान बनाता है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए, नोटबुक टाइप, तो ये ऑन नोट कहलाता है। उसके बाद ये आउटलुक, आउटलुक माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आने वाला एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर ईमेल वगैरह का काम किया जाता है, ठीक है। किसी को ईमेल भेजना, ईमेल रिसीव करना, ये माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का काम है। देन उसके बाद आता है जी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। एक्सेस क्या करेगा? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस बनाने के काम आता है, और एक्सेस का माइक्रोसॉफ्ट के अंदर होना अपने आप में एक फखरिया बात है। क्यों? क्योंकि एक्सेस सिर्फ एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि एक्सेल और एक्सेस ये दोनों बहुत बड़ी बड़ी फील्ड्स के साथ कोलैबोरेट करते हैं हमेशा, ठीक है। आप ग्राफिक डिजाइनिंग उठा लें, आप वेब डिजाइनिंग उठा लें, आप जो है वो वेब डेवलपमेंट उठा लें, आप बड़ी बड़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को उठा लें, ठीक है। आप कोई और काम कर लें, एक्सेस और एक्सेल आपको दोनों जगह मिलेगा। हर बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट इदारे में एक्सेल और एक्सेस का यूज लाजमी है, ठीक है। प्रोफेशनल जगहों पे प्रोफेशनल बंदे इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक ठाक पोस्ट वाले। एक बंदा था मेरा, बल्कि बंदा क्या, मेरा अपना कजन था, पिंडी रावलपिंडी में होता है, और उसने मैट्रिक किया था और अच्छे से एक्सेल सीखा। मेरे ख्याल में पूरा साल उसने एक्सेल सीखने पे लगाया, और सिर्फ एक्सेल की बेस पे उसको 70,000 रुपये पर मंथ वाली जॉब मिली। 70,000 रुपीज पर मंथ सिर्फ एक्सेल की बेस पे कमाता है, और अब तो माशाल्लाह से उसी कंपनी ने उसको गाड़ी भी दी है, चल रहा है VIP ठंडा ठार, ठीक है। सो एक्सेल को मामूली सॉफ्टवेयर मत समझना, एक्सेस भी इसके टक्कर में उतना ही दमदार सॉफ्टवेयर है। एक्सेल में आपको जो है वो काम करने को मिलेगा न्यूमेरिक पे, और इस पे आपको काम करने को मिलेगा न्यूमेरिक प्लस अल्फाबेट दोनों पे। एक्सेल में भी अल्फाबेट पे काम होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये एक्सेस जो है, इसकी जो फाइल्स हैं ये डायरेक्टली डेटाबेस से कनेक्ट होती हैं। आप किसी भी बड़ी वेबसाइट पे जाते हैं, और उस वेबसाइट पे जाने के बाद वहाँ पे आप कुछ सर्च करते हैं, यानी कि मिसाल के तौर पे नादरा की वेबसाइट पे चलेगा, और वहाँ से आपने मेरा डेटा सर्च किया, मेरा NSE मार के, सो मेरा जितना भी डेटा वहाँ से उठ के आएगा वो उस वेबसाइट पे नहीं पड़ा हुआ, वो उस वेबसाइट से अटैच एक डेटाबेस की फाइल में पड़ा हुआ है। वो डेटाबेस की फाइल हो सकती है मे बी SQL की हो या फिर एक्सेस की हो, दोनों में से किसी एक फाइल से वो डेटा उठाएगा, लाके मेरे यूजर के सामने रख देगा। सो ये इसका फर्क है, ठीक है। सो एक्सेस इस वजह से भी ज्यादा काबिल कबूल सॉफ्टवेयर है। आगे माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर, जब भी आप किसी डॉक्यूमेंट को कंप्लीट कर लेते हैं, किसी बुक शुक को बना लेते हैं और उसको पब्लिश करते हैं, तो पब्लिशर जो है वो आपको बड़ी हेल्प करता है, ठीक है। बुक को शाया करने के लिए, किसी भी डॉक्यूमेंट को शाया करने के लिए पब्लिशर की सपोर्टिंग लाजमी है, और इसके अंदर वो तमाम ऑप्शन रखे गए हैं जो कि बुक एक्सचेंज के अंदर इस्तेमाल होता है, ठीक है। जहाँ क्या कहते हैं उनको आमतौर पे जो पब्लिशिंग वगैरह करते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं? प्रिंटिंग प्रेस कहते हैं, हाँ वो प्रिंटिंग प्रेस ही समझ लो, तो वो पब्लिशर का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनकी डोमेन नहीं है। आगे जी माइक्रोसॉफ्ट शेयर पॉइंट। शेयर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट का एक ऐसा फॉर्मेट है जिसके अंदर ऊपर बने हुए किसी भी सॉफ्टवेयर को आपने किसी और से शेयर करना है माइक्रोसॉफ्ट के ही फॉर्मेट पर। सो ये शेयर पॉइंट एक तार है, आप वहां चिपका देंगे, इसको रख देंगे, और कोई दूसरा आके वहां से उठा लेगा जिसके लिए आपने रखा होगा। सेम इसकी ये मिसाल है। तो शेयर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट का ये काम करता है। तो ये तकरीबन जाने वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 के करीब यहाँ पे मैंने माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट्स यहाँ लिख के बता दी, और भी हैं इसके अलावा, वो आप खुद सर्च कीजिएगा ताकि आपको अपने लिए भी कुछ समझ आए कि यार और क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है माइक्रोसॉफ्ट के पास। सो दीज आर द कॉमन प्रोडक्ट्स, इस वजह से मैंने बताई। और 3 इसमें सबसे ऊपर टॉप ऑफ दी नॉच जो आ रही है, वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल, ये इंशाल्लाह आपके कोर्स का हिस्सा रहेगी, और जिसमें से एक को अलग मॉड्यूल के अंदर डील किया हुआ है, और दो को जो है वो हमने पहले मॉड्यूल में रखा है, जो कि वो आसान है, उनमें काम करना ज़रा आसान है। एक्सेल अपनी नौयत का एक ज़रा लेंथी सॉफ्टवेयर है, तो उसको हमने मॉड्यूल 2 के अंदर रखा है, जिसमें आप अकाउंट्स एंड फाइनेंस और एक्सेल तीनों को साथ पढ़ेंगे। ओके, अब ज़रा देख लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को मैं MS वर्ड को ऑन करने का तरीका। अच्छा चलो, अब मुझे ये बताओ कि
आप लोगों को कितने तरीके आते हैं MS वर्ड को ऑन करने के? सही। अब ये बोलूंगा यार माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑन करो, कैसे करोगे? अच्छा, उससे पहले एक और क्यूरी है। मैं ये बोलूं कि भाई पहले चेक करके बताओ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल हुआ है कंप्यूटर में या नहीं, ये बताओ कैसे करोगे? हाँ, वो लिखा हुआ तो आता है लेकिन विंडोज में नहीं, कभी लिखा हुआ हो कभी ना लिखा हुआ हो, ये तो समझ लो कि मूडी बात हुई विंडो की। लेकिन एक्चुअल ऑन किस किस जगह पे मुझे पता लगता है कि मेरे पास क्या क्या इंस्टॉल है और क्या क्या नहीं है? माई कंप्यूटर में कहाँ जाना है? नहीं जी, मैं चला गया भाई, ये लो, मैं माई कंप्यूटर में चला गया। अब कहाँ जाऊं? डेस्कटॉप पे दोबारा चला जाऊं, डाउनलोड्स में जाऊं। अब देखो भाई, हमने क्या करना है, हमने बेसिकली उन आइटम्स को चेक करना है जो हमारे पास इंस्टॉल्ड है, ठीक है। अब वो आइटम हमें कहां पे नजर आएंगे भाई? हमने कहां से उन आइटम्स को देखना है जो हमारे पास इस पीसी के अंदर इंस्टॉल हुए पड़े हैं। उनको चेक करने के लिए आप सिंपली विंडोज पे आ जाएं और यहां पर आपको तमाम की तमाम एप्स मिलेंगी, ये रही ऑल, ठीक है। इसके अंदर आप चेक कर लें कि भाई यहां पर आपको अवेलेबल है। एप्स के अंदर क्लिक करें और चेक कर लें, ये रहा वर्ड आ रहा है नीचे, इंस्टॉल हुआ हुआ, मतलब ये डॉक्यूमेंट्स हैं। मोर, दूसरी चीज कि आपके पास एक और ऑप्शन भी आता है माई कंप्यूटर के अंदर जाकर, जिसके अंदर सिस्टम प्रॉपर्टीज में आपको पता लगता है कि आपके पास कितने किस्म के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुए पड़े हैं। अब वो मैं देखता हूँ कहाँ गया माई कंप्यूटर हमारा, दिस पीसी। वो ऑप्शन मेरी नजर से भी गायब हो गया। खैर, यहां पे एक आध ऑप्शन आता था जिसमें आप अनइंस्टॉल और चेंज प्रोग्राम, उस ऑप्शन का नाम था। अब वहां क्लिक करते थे, वहां पे सारे के सारे इंस्टॉल्ड एप्स वहां पे आपको शो हो रहे होते थे। उसी में से आप चेक करके पता लगा सकते थे कि यार इसमें MS ऑफिस है या नहीं है, ठीक है।
इसके अंदर अब वो आ नहीं रहा, अलबत्ता मैं चेक करके फिर दोबारा से बताऊंगा, ठीक है। अभी तो इसके अंदर वो ऑप्शन नहीं है। खैर हमें चलो ये पता लग गया कि हमारे पास MS ऑफिस है। ये डेस्कटॉप पे भी हमें कुछ फाइल्स नजर आ रही हैं, हमने यहाँ से भी अंदाजा लगा लिया। अब हमने इसको ऑन करना है। ऑन करने के वैसे तो काफी सारे तरीके हैं, ठीक है, 5-6 तरीके तो मेरे पास भी हैं। अब इसमें से मैं बताता हूँ जितने जितने आ जाते हैं, आप सीख लीजिएगा। पहले तरीका जी, MS वर्ड को ऑन करने का, किसी भी पहले से बनी हुई MS वर्ड फाइल को क्लिक कर दें। अब आपको कैसे पता रहेगा सर वो MS वर्ड की फाइल है या किसी और चीज की फाइल है? सो MS वर्ड की फाइल की एक खासियत, सबसे पहले तो MS वर्ड की फाइल के ऊपर छोटा सा W बना हुआ, W बना हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। और दूसरी बात, ब्लू कलर का इसका आइकन होता है, छोटा सा W बना हुआ होगा, एक पेज बना हुआ होता है। दूसरी बात कि इसका कोई भी नाम हो लेकिन उस नाम के आगे एक एक्सटेंशन भी आता है। एक्सटेंशन कहते हैं हर फाइल के फॉर्मेट को, कौन सी फाइल किस फॉर्मेट पे सेव होती है कंप्यूटर के अंदर, दिस इज कॉल्ड एक्सटेंशन। अब इसकी एक्सटेंशन है .docx। जिस फाइल के आगे .docx की एक्सटेंशन लगती है, मींस कि वो फाइल जो है किससे रिलेट कर रही है, MS वर्ड से, वो MS वर्ड की फाइल है, ठीक है। तो ये इसके अंदर ये दोनों चीजें पाई जा रही हैं, W भी आ रहा है और .docx भी आ रहा है। इसका मतलब ये कौन सी फाइल है, वर्ड की है। सो मैंने क्या किया, मैंने इस फाइल को डबल क्लिक किया और ओपन कर लिया। सो ये एक ऐसी फाइल है MS वर्ड की पहले से बनी हुई, मैंने यहाँ से इसको ओपन कर लिया। हाँ, अलबत्ता ये किसी की फाइल है, मैं इसको चेंज नहीं करना चाहता, सो मैंने इसके जरिए से अपनी न्यू फाइल बनानी है। मैं कैसे बनाऊंगा? सो ये दो काम करने के लिए मुझे दो अलग अलग तरीके और देखने पड़ेंगे। पहला तरीका तो एक फाइल मैंने ओपन की, दूसरा तरीका ये कि मैं फाइल वाले टैब पे गया और यहाँ पे जाने के बाद ये देखिए न्यू नजर आ रहा है, न्यू के ऊपर क्लिक करूंगा, ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करूंगा, अनदर एक्साइटिंग न्यू MS वर्ड ब्लैंक डॉक्यूमेंट इज हियर, ये यहाँ पर खुल गया मेरे पास, ठीक है। अब अगर मैं नीचे आता हूँ यहाँ पर टास्क बार में, तो मेरे पास MS वर्ड के दो फाइल्स हैं, 1, 2। पहले वाली को मैं डिलीट कर देता हूँ यानी बंद कर देता हूँ, दूसरी वाली को मैं ऑन कर लेता हूँ। दिस इज अ स्टार्टर इंटरफेस या होम इंटरफेस MS वर्ड तो 2019 का स्टार्टिंग इंटरफेस है, कुछ इस तरीके से नजर आता है, आप देख लीजिएगा अपने पास भी ऑन करके। दूसरा तरीका, ये तरीका था किसी पुरानी फाइल से नई फाइल को ओपन करने का। अब एक तरीका और मैं आपको बता देता हूं कि भाई मुझे MS वर्ड ऑन करना है, मैं यहां पर आया, टाइप हेयर टू सर्च, मैंने यहां पे टाइप कर दिया भाई MS वर्ड। जैसे मैंने टाइप किया ऊपर वर्ड आने लग गया, मैंने एंटर बटन पे क्लिक किया, MS वर्ड की न्यू डॉक्यूमेंट के अंदर एंटर हो गया, सेम वही चीज हो गई, ठीक है। दो तरीके हो गए। तीसरा तरीका बता रहा हूं भाई, अब मुझे पहले वाले दोनों तरीके नहीं आते, लेकिन एक तरीका मुझे और जो तीसरा है वो मुझे आता है। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं किसी भी डेस्कटॉप पे जाके किसी भी जगह पे एक फाइल में डिलीट कर देता हूं, ये जगह बन जाए थोड़ी सी। अच्छा बहुत सारी फाइल्स है भाई। तो मैं यहां पे क्लिक करता हूं, क्लिक करने के बाद कौन सा क्लिक कर रहा हूं मैं, कि ये आ रहा है राइट क्लिक, ठीक है। राइट क्लिक करने के बाद मैं यहां चला जाऊंगा न्यू पे, नजर आ रहा है। न्यू पे जाने के बाद मुझे कौन सी फाइल बनानी है, जिप की, एक्सेल की, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट की, विनरार की, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर की, पावर पॉइंट की, एक्सेस की या वर्ड की। सिंपली वर्ड के ऊपर क्लिक किया, फाइल बन के आ गई। ये नाम मैंने चेंज कर दिया SAMI, एंटर, सेव, खोल दी, एक और फाइल तैयार हो गई। कितने तरीके हो गए, 3, शाबाश, 3 तरीके मैंने बता दिए। चौथा तरीका इसी फाइल को ओपन करने का, आपने यहां सर्च किया था, हो रहा था, अब इस मर्तबा आपने सर्च नहीं किया, लेकिन यहां पर आपकी विंडोज के अंदर हर वो प्रोग्राम जो आपने लास्ट टाइम बहुत ज्यादा रिसेंट में यूज किया है वो आपके पास टास्क पिन होके यहाँ आता है, इस तरीके से ऊपर ऊपर नजर आता है। तो ये नजर आ रहा है वर्ड, इसको क्लिक करें, वर्ड ऑन हो गया। 4 तरीके हो गए। एक और आखिरी तरीका, 5वां तरीका वो बता देता हूँ। इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको विंडोज के जरिए से कमांड दे के इसको ओपन करवाना है।
नाउ दिस टाइम आपको नहीं पता कि आपके पास एमएस वर्ड है या नहीं है, आप बिल्कुल कोरे कागज हो गए, आपको नहीं पता कि यार इसके अंदर एमएस वर्ड पड़ा हुआ है या नहीं। लेकिन आप विंडोज को कमांड देंगे, अगर उसने खोल दिया तो है, नहीं खोला तो नहीं है, या नहीं है या पड़ा हुआ भी है, तो अगर नहीं खोल रहा तो इसका मतलब वो करप्ट हुआ है। तो आप कैसे करेंगे ये काम? विंडो का बटन दबा के रखें, साथ में दबा दें आर का बटन, विंडोज प्लस आर। जैसे ही विंडो का बटन दबाएंगे, आर का बटन भी दबा देंगे, तो जनाबे वाला आप अपनी स्क्रीन पे कुछ इस तरीके का एक पॉपअप देखने को मिलेगा आपको, विच इज कॉल्ड रन। ठीक है, इसको रन कमांड बॉक्स कहते हैं। कमांड लेगा, रन करेगा उसके ऊपर, और विंडोज की वर्किंग के बाद आपको नताइज फराहम करेगा। अब इसके अंदर जी ओपन, ओपन में क्या ओपन करो भाई? वर्ड ओपन करो। तो मैं यहां लिख देता हूं जी WORD, एंटर। नहीं, ये कह रहा है भाई सॉरी विंडोज कैन नॉट फाइंड वर्ड, मेक श्योर यू टाइप नेम करेक्टली एंड देन ट्राई अगेन। मैंने कहा ओके भाई ठीक है। सो इसके लिए मुझे जो परफेक्ट वर्ड मिलता है, जो कीवर्ड मुझे माइक्रोसॉफ्ट ने दिया है विंडोज के अंदर मुझे ओपन करवाने के लिए, यानी कि एमएस वर्ड को ओपन करवाने के लिए, वो कीवर्ड है WINWORD, विन वर्ड। ठीक है, जब आप विन वर्ड लिखते हैं, विंडो आर का बटन दबा के कमांड फॉर्मेट आता है, कमांड लाइन को आप विंडो विन वर्ड लिख के मुखातिब करते हैं कि भाई जाओ मेरे लिए विन वर्ड को लेके आओ। सो जब आप यहाँ विन वर्ड लिखेंगे, एंटर के बटन पे प्रेस करेंगे, तो ये विन वर्ड को उठा के आपकी नजरों के सामने पेश कर देगा, और देन बूम, 5वें तरीके से एमएस वर्ड आपके पास ऑन हो गया। ठीक है, सो यही तरीकेकार जो 5 तरीके मैंने आपको एमएस वर्ड को ऑन करने के बताए, सेम एज पावर पॉइंट को ऑन करने के लिए भी बताऊंगा। 4 तो आपको पता है, 5वां वाला ही बताऊंगा, बस ये वाला, और यही सेम एज एक्सेल में भी बताऊंगा आपको। ठीक है, सो ये 5 तरीके हैं जिससे आप इसको ऑन करेंगे। आपकी क्लास के 4 मिनट रह गए, 56 हो रहे हैं। 4 मिनट के अंदर इंट्रोडक्टरी लेआउट तो इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं बताना शुरू करता हूँ। ये मेरे पास एमएस वर्ड की 2019 की स्क्रीन इस वक्त मेरी स्क्रीन पे अवेलेबल है। ठीक है, सबसे ऊपर की जानिब से अगर मैं बात करना शुरू करूं, यहां से ये मेरा कौन सा हाथ बनेगा? सीधा हाथ, मेरा सीधा हाथ बन रहा है। सो मैं अपने सीधे हाथ के ऊपर कोने की जानिब से अगर बताना शुरू करूं, सो ये यहां से लेके यहां तक एक पूरा बार बना हुआ है, आपकी स्क्रीन पे भी अवेलेबल होगा। दिस इज कॉल्ड कौन सा टास्क बार? दिस इज कॉल्ड कस्टमाइज एक्सेस टूल बार। क्या कहते हैं इसको? कस्टमाइज क्यों कहा जा रहा है? कस्टमाइज का मतलब क्या है? हर वो चीज जिसको हम अपने हिसाब से बना सकते हैं, विच इज कस्टमाइजेबल, हम उसको अपने हिसाब से बनाएंगे तो कस्टमाइज हो जाएगी। सो क्या हम इसको भी अपने हिसाब से बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, तभी तो इसका नाम कस्टमाइज टूल बार रखा हुआ है। सो अभी कैसे बनाएंगे? देखो, इसके यहाँ इस एरो पे क्लिक करोगे तो बहुत सारे न्यू ऑप्शंस आपके पास हैं। अभी फिलहाल के लिए आप ये ऑप्शन देख लो और छोड़ दो। थोड़ा सा इंशाल्लाह 1-2 क्लासेस में आगे जाएंगे तो मैं खुद आपको बोलूंगा अपने लिए एक कस्टमाइज टूल बार सेट करो। किस ऑप्शन का ज्यादा यूज करते हो उसको यहाँ रखो, बाकी के हटा दो। तो ये आप खुद करेंगे इंशाल्लाह, मैं सिखा दूंगा। अभी के लिए फिलहाल ये देखो और आगे बढ़ते हैं। इसी के बाद बीच में आ जाओ तो ये डॉक्यूमेंट 1 कैपेबिलिटी मोड वर्ड लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जनाबे वाला यहाँ पर डॉक्यूमेंट का जो नाम है वो डॉक्यूमेंट 1 है। आपने अभी तक इसको कोई नाम नहीं दिया, अभी तक सेव ही नहीं किया, तो नाम क्या दिया? ठीक है, सो अभी हम इसको सेव करेंगे तो हम इसको नया नाम देंगे। तो डॉक्यूमेंट का नाम 1 है। अगर मैं यहाँ पे कोई पहले से बना हुआ डॉक्यूमेंट ऑन करता हूँ और उसको पहले से बना हुआ नाम दिया हुआ है मरियम का, तो क्या क्या लिखा हुआ आ रहा होगा? सेम मरियम लिखी हुई आ रही होगी। ठीक है, और यहाँ आगे साइन इन का बटन नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि अगर आप office.com की वेबसाइट को भी इसके साथ साथ यूज करना चाहते हैं, सो आप साइन इन करेंगे। सो ये वाला आपका जो सॉफ्टवेयर है वो ऑनलाइन साइन इन कर जाएगा किसके साथ? माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट के साथ। फिर जो भी न्यू अपडेट्स हैं वो ऑनलाइन झमेले शमेले चलते रहेंगे सारे। आगे ये आता है, इसको कहते हैं रिबन डिस्प्ले। ये रिबन क्या होती है बेसिकली अभी बताता हूँ थोड़ी देर में। यहाँ क्लिक करेंगे सो आपकी जो रिबन है, ये जो नीचे पूरा बार नजर आ रहा है टूल बार, इसको रिबन कहते हैं। ये हाइड हो जाएगी, आ जाएगी। आपके टैब्स जो हैं ये वाले, ये शो हो जाएंगे और ये आ जाएंगे। तो ये रिबन का काम है। उसके बाद इससे मिनिमाइज हो जाएगा, दोबारा क्लिक करेंगे ऑन होगा। दरमियान वाले से स्क्रीन छोटी हो जाएगी। ठीक है, दोबारा इस पे क्लिक करेंगे, बड़ी हो जाएगी। और काटिस क्रॉस इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या होगा? डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा और इसके बाद फिर आपको दोबारा से ओपन करना पड़ेगा। नीचे आते हैं जी, फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू एंड हेल्प।
These और all are called tabs. इन सबको क्या कहते हैं? टैब्स कहते हैं. एक हो तो टैब, बहुत सारे हो तो टैब्स. अब ये टैब बेसिकली अपने अंदर पूरी की पूरी रिबन समेटे हुए. अब ये एक टैब है बाय डिफॉल्ट. जैसे ही एमएस वर्ड स्टार्ट होता है कौन सा टैब सामने आता है? होम का. मैं ड्रॉ का टैब के ऊपर क्लिक करता हूं, ये देखो रिबन चेंज हो गया. अब जो रिबन नजर आ रहा है वो ड्रॉ का है. ठीक है, हर टैब के अंदर लेआउट का टैब है, इसके अंदर इसका पूरा का पूरा रिबन मौजूद है. अब इस रिबन के अंदर ये जो छोटे छोटे नाम लिखे हुए, पेज सेटअप, पैराग्राफ, अरेंज, इनको कहते हैं ग्रुप्स. क्या कहते हैं? ग्रुप्स. दोबारा से बता देता हूं. ये टैब है, टैब के नीचे क्या है? रिबन. रिबन के अंदर छोटी छोटे खाने बनाए हुए, डंडियां बनी हुई है. 4-5 ऑप्शन है, फिर एक डंडी लगा दी, फिर 4-5 ऑप्शन है, फिर एक लाइन लगा दी, और उसके नीचे उसके नाम भी लिखे हुए हैं. तो वो सारे के सारे कहलाते हैं रिबन. क्या कहलाते हैं? ओ, ग्रुप्स. ठीक है. अच्छा, हर ग्रुप के अंदर छोटे छोटे ये ऑप्शन है, इंडेंट, लेफ्ट, राइट, स्पेसिंग, बिफोर एंड आफ्टर. तो ये सारे के सारे जो ऑप्शन है ये कहलाते हैं आइकन्स. क्या कहलाते हैं? और इससे पहले इसको कहेंगे टूल्स. ये एमएस वर्ड के वो टूल्स हैं जो कि आपके डॉक्यूमेंट पे काम करते हैं. ठीक है. कहीं और से कोई चीज मनोसलवा नहीं उतरेगा कभी भी. आपको इन्हीं टूल्स की मदद से एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट पे काम करना होगा. अदरवाइज एमएस वर्ड पे आप बैठे हुए आप चाह रहे हैं ऐसे हो जाए, तो ये तब तक ऐसे नहीं होगा जैसे जब तक आप खुद करेंगे नहीं. ठीक है. सो ये वो टूल्स हैं. अच्छा, इन टूल्स से बाहर निकले तो ग्रुप से, ग्रुप से बाहर निकले तो पूरी रिबन है, पूरी रिबन से बाहर निकल जाए तो टैब है. ठीक है. अच्छा, अब ये टैब भी हो गया, ऊपर का सबसे ऊपर का फॉर्मेट बार भी हो गया, और क्विक एक्सेस टूल बार भी हो गया, इनका भी मैंने बता दिया. रिबन भी हो गई, ग्रुप्स भी हो गए, और आइकन्स भी हो गए. अब नीचे बात करते हैं ये स्केल. ये कौन सा स्केल है? ऐसे बना हुआ ऊपर की जानिब. ये क्या है? हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है? हॉरिजॉन्टल स्केल है. और इसके साथ भी एक बना हुआ है साइड पे. ये कौन सा है? वर्टिकल. तो दो स्केल्स भी आपको अवेलेबल होते हैं आपकी इंडेंट या मार्जिन को मेजर करने के लिए एमएस वर्ड के अंदर. सो दीज आर कॉल्ड स्केल्स. इनको स्केल्स कहा जाता है. ठीक है. मार्जिन लाइन को मैनेज करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है. आपका टेक्स्ट अब अगर आप शुरू करते हैं, मैंने लिखना शुरू किया तो वो यहाँ से शुरू हो रहा है. इससे पहले भी पेज का काफी सारा हिस्सा मौजूद है, टेक्स्ट वहां से क्यों नहीं आ रहा, लेकिन मार्जिन इन्हीं स्केल्स के मुताबिक इंडेंट यहाँ सेट है तो यहीं से स्टार्ट होगा, और जहां तक सेट हुई पड़ी है वहां तक जाके ये लिखेगा. उसके बाद क्या होगा? ये लाइन चेंज कर लेगा. ये देखो, इससे आगे नहीं गया, लाइन चेंज कर ली. तो ये इंडेंट का कमाल है. समझ आई? ये स्केल का काम है. ओके. इसी तरीके से दो स्केल्स भी देख लिए. स्केल के बाद ये जो पूरा का पूरा वाइट सेक्शन नजर आ रहा है आपको, दिस इज कॉल्ड योर पेज. ये वो पेज है जिसके अंदर आपको एमएस वर्ड की तमाम टास्क को परफॉर्म करना है, तमाम के तमाम काम को पूरा करना है. वो यहाँ इस पेज के ऊपर होगा. ठीक है. और अच्छा, टाइम अप हो गया है, मैं बस लपेटता हूँ अब जल्दी जल्दी. ये साइड में अगर आप देखें तो ये बने हुए स्क्रोलर्स, इसको स्क्रोलर कहते हैं. इसके जरिए से आप अपने पेज पे ज्यादा कंटेंट है और उसको ऊपर नीचे देखना चाह रहे हैं तो आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं. यही काम आप अपने माउस के टिंगू मिया के साथ भी कर सकते हैं. ठीक है. ओके. नीचे आते हैं जी. यहाँ पे ये ट्रेडिशनल बार है पूरा का पूरा, हमारे टास्क बार के ऊपर वाला, विंडो बार के ऊपर वाला ट्रेडिशनल बार. पेज 1 of 1, यानी कि अभी मेरे पास एक पेज है और मैं कौन से पेज पर हूँ? पहले पे ही हूँ. यहाँ पे मुझे पेजेस का और मैं जिस पेज पे हूँ उसका स्टेटस पता लगेगा. मजीद आगे बढ़ते हैं. 1 वर्ड कितना लिखा जा चुका है? 1 वर्ड लिखा गया है तो यहाँ 1 वर्ड दिखा रहा है. मजीद आगे, नो प्रूफिंग एरर. क्या कोई एरर उसमें है? कोई गलती है? नहीं है भाई, तो नो प्रूफिंग एरर आ रहा है. इंग्लिश कौन सी? यूनाइटेड स्टेट्स की. ये फिलहाल वो बाय डिफॉल्ट जबान है जिसके अंदर आप लिख रहे हैं. सो ये बाय डिफॉल्ट जबान भी बताता है. एक्सेसिबिलिटी अनअवेलेबल. एक्सेसिबिलिटी बेसिकली मोड होता है, इसके बारे में आगे चल के बताऊंगा. ये फिलहाल अनअवेलेबल रखी गई है. सो ये अनअवेलेबिलिटी के साथ बता रहा है. इसी में आगे जाएंगे. सो 3 ऑप्शन है, रीड मोड, प्रिंट लेआउट और वेब लेआउट. ये तीनों आपको बताऊंगा. ये सिर्फ डॉक्यूमेंट को अलग अलग तरीके से देखने के प्रोसीजर्स हैं और ज्यादा कुछ भी नहीं है. इससे आगे आता है जूम इन और जूम आउट. आप इसी डॉक्यूमेंट को अगर जूम करके देखना चाहते हैं तो आप इसको जूम करके भी देख सकते हैं, और अगर जूम आउट करना चाहते हैं तो आप जूम आउट करके भी देख सकते हैं. और दोनों के ऑप्शंस ये है.
ये नीचे छोटा सा पैमाना बना हुआ है, प्लस माइनस बना हुआ है, आप इसको पकड़ के अंदर या बाहर की जाने मूव करेंगे सो ये जूम इन या फिर जूम आउट होना शुरू कर देगा, ठीक है। सो ये जनाबे वाला एक छोटा सा ओवरव्यू था एमएस वर्ड के इंट्रोडक्टरी लेआउट का। उम्मीद है आप सबको हर चीज समझ आ गई होगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो क्लास हमारी आएगी उसके अंदर मैथमेटिक्स के साथ हम एमएस वर्ड का प्रॉपर आगाज करेंगे इसकी पहली क्लास से, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू। अच्छा, फाइल को सेव करना कैसे ये देख लो। कंट्रोल एस दबाया, कंट्रोल एस दबा दिया, फाइल को कहां सेव करना है, डेस्टिनेशन बता दो। मैं कहता हूं भाई दिस पीसी डेस्कटॉप पे सेव करो। यहाँ डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद फाइल का नाम क्या देना है, भाई ये तो बहुत लंबा नाम आ रहा है, मैं नाम दे देता हूँ जी काका खान। तो मैंने यहाँ इसका नया नाम दिया और देने के बाद मैं यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करता हूँ। जनाबे वाला ये फाइल मेरी डेस्कटॉप के ऊपर काका खान के नाम से सेव हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि डेस्कटॉप के ऊपर ना हो तो आप जगह चेंज कर देंगे, सिंपल इज दैट। कंट्रोल एस करने से फाइल सेव होती है। ओके, नाउ यू कैन ऑफ। आज दिमाग घुमा हुआ यार। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आज किसका मैच है, किसके साथ है, समझ लो। हाँ